जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी साइंस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के 7वें क्लास की। जी हां दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने इस सीरीज का 6ठा क्लास देखा था, जहां पे हम लोगों ने 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करा था। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में भी हम लोग वैसे ही कुछ और 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा कर रहे होंगे, जो आपके आगामी रेलवे भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन सहित पीडीएफ आपको कहां मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। मेरे मित्र, आपका जो पहला सवाल है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा जा रहा है कि 12 वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच एक 2 कूलम आवेश को हस्तांतरित करने में किया गया कार्य कितना होगा। यहां पे सवाल यह है कि 12 वोल्ट विभवांतर है और 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदु के बीच एक 2 कूलम आवेश को क्या किया जा रहा है, हस्तांतरित किया जा रहा है। तो पूछा जा रहा है कि इस दौरान कितना कार्य किया जाएगा। मेरे मित्र, आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी इसके लिए तो कोई ना कोई फॉर्मूला होगा। बिल्कुल होगा। अगर हम सीधे सीधे इसको सॉल्व करना चाहें तो बस कुछ ही सेकंड का खेल है। आप क्या कहेंगे कि हम सबों ने पढ़ा है कि जो कार्य होता है वो किसके बराबर होता है, सर जी क्यू भी के बराबर होता है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चन में जो आवेश है वो 2 कूलम है, जो आवेश है वो 2 कूलम है और जो हमारा विभवांतर है वो क्या है हमारा, आप कहेंगे सर 12 वोल्ट है। तो जाहिर सी बात है कि ये हमारा जो कार्य होगा वो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 24 जूल हो जाएगा। और राइट आंसर आपके इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन सवाल यहां पे ये है कि गुरुजी यहां पे आवेश की बात की गई, विभवांतर की बात की गई, तो फिर कार्य कहां से आया। तो मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे, पहला चीज, जब भी हम विभवांतर की चर्चा करते हैं, किसकी चर्चा करते हैं, विभवांतर की चर्चा करते हैं, तो अगर आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो विभव और अंतर आएगा। और मेरे मित्र, हम लोग सरल शब्दों में कहते हैं कि दो विभवों के बीच अंतर क्या कहलाता है, आप कहेंगे विभवांतर कहलाता है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। जनरली दो विभवों के बीच विभवांतर को हम लोग VA माइनस VB से रिप्रेजेंट करते हैं। और हम सभी कहते हैं कि गुरुजी VA माइनस VB जो होता है वो हमारा किसके बराबर होता है, तो W बटा Q के बराबर होता है। यानी कि हम सभी कहते हैं सर ये कार्य बटा आवेश के बराबर होता है। क्योंकि मेरे मित्र ये जो विभवांतर है वो दो विभवों के बीच का अंतर है, तो यहां पे एक और क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि सर ये विभव क्या है। तो आप सभी को ये ध्यान में रखना होगा कि अगर हम लोग विभव की बात करते हैं तो आप सभी थोड़ा सा गौर फरमाइएगा कि ये कोई पॉइंट है आपका, आप सभी को दिख रहा होगा, और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं चला A, ठीक है। और यहां पे कोई Q प्लस चार्ज रखा हुआ है और मेरे मित्र यहां से कुछ दूरी पर, या आप कह सकते हो अनंत दूरी पर, मान लेते हैं ये दूरी जो है वो हमारा अनंत है और ये हमारा क्या है, पॉइंट B है। और यहां पे कोई अन्य आपका Q प्लस चार्ज रखा हुआ है और इस Q प्लस चार्ज को हम कहां तक लाना चाह रहे हैं, इस बिंदु T तक लाना चाह रहे हैं। मेरे मित्र, आप सभी ये ध्यान में रखिएगा कि जब ये भी हमारा Q प्लस है और ये भी हमारा Q प्लस है, तो जाहिर सी बात है कि सर जैसे ही ये कुछ दूरी पे आएगा एक दूसरे के ऊपर रिपल्सन फोर्स लगाएगा, यानी कि प्रतिकर्षण बल लगाएगा। चूंकि हमें इस चार्ज को, Q प्लस चार्ज को इस बिंदु से इस बिंदु तक लाना है, तो हम सर इसके द्वारा लगाए गए प्रतिकर्षण बल के विरोध में कुछ ना कुछ कार्य करेंगे। और मेरे मित्र उसी कार्य की बात यहां पे की जा रही है, जो हम लोग कहते हैं विभवांतर इक्वल टू क्या होता है, कार्य बटा आवेश होता है। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि सर ये बिंदु अगर हमारा अनंत है, ये बिंदु अगर हमारा अनंत है, तो अनंत से प्रति एकांक आवेश को, अनंत से सर प्रति एकांक आवेश को सर इस Q प्लस चार्ज के नजदीक लाने में जो हमें कार्य करना पड़ता है वो क्या कहलाता है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे सर जी विद्युत विभव कहलाता है। और इसको हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं। और विद्युत विभव क्या है, तो अनंत से प्रति एकांक आवेश को सर इस आवेश तक लाने में किया गया कार्य,
तो मेरे मित्र हम लोग कहते हैं गुरुजी ये W बटा Q हो जाएगा, यानी कि कार्य बटा आवेश हो जाएगा। और जब हम लोग विभवांतर की बात करते हैं तो कहते हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को लाने में जो कार्य किया जाता है वो विभवांतर कहलाता है। जनरली विभव और विभवांतर के लिए फॉर्मूला समान ही है, लेकिन जब सीधे सीधे विभव की बात करते हैं तो चार्ज को अनंत से ला रहे होते हैं, लेकिन विभवांतर की बात करते हैं तो किसी विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी दो बिंदु पर हम लोग चार्ज को क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। बस ये चीज ध्यान में रखिएगा। बाद बाकी मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि अगर विद्युत विभव इक्वल टू कार्य बटा आवेश होता है, विद्युत विभव इक्वल टू कार्य बटा आवेश होता है, तो क्या हम यहां से कार्य इक्वल टू ये नहीं कह सकते हैं कि गुरुजी विभव इंटू आवेश हो जाएगा, विभव इंटू आवेश हो जाएगा, यानी कि भी क्यू हो जाएगा? बिल्कुल कह सकते हैं। अब मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि यहां से एक और सेंस में आपसे सवाल बन पड़ता है, वो क्या है? विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान में रखिएगा कि जब कोई व्यक्ति इस Q प्लस चार्ज को यहां से यहां तक लाने की कोशिश करेगा तो उस व्यक्ति के ऊर्जा में क्या होगा? सरहरास होगा। और आप सबों को मालूम है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। तो आप कहेंगे कि गुरुजी व्यक्ति जब इस चार्ज को इस अनंत बिंदु से यहां तक लाने की कोशिश करेगा तो फिर इसका ऊर्जा ह्रास कैसे होगा? मेरे मित्र व्यक्ति का ऊर्जा ह्रास होगा, लेकिन इस दोनों ही निकाय की ऊर्जा में क्या होगी? वृद्धि होगी। और मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जो इस दोनों निकाय की ऊर्जा में वृद्धि होगी उसको हम लोग विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और आप सभी ये ध्यान में रखिएगा, आप सभी ध्यान में रखिएगा कि जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगा जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? सर कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये भी किसके बराबर होता है? क्यू भी के बराबर होता है। किसके बराबर? क्यू भी के बराबर होता है। बाद बाकी विभव और विभवांतर दोनों के लिए अगर हम लोग एसआई यूनिट की बात करते हैं तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी वोल्ट होगा। अच्छा ये किस वैज्ञानिक के नाम पे पढ़ा? अलेसांद्रो वोल्टा। और आप सभी कहते हैं कि 1 वोल्ट किसके बराबर होता है? तो आप कहेंगे 1 जूल पर कूलम के बराबर होता है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन को समझ गए होंगे और इसके पीछे के कंसेप्ट को भी समझ पाए होंगे। आइए बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति न्यू और आवर्तकाल टी के बीच संबंध क्या है? बहुत ही सरल सा सवाल, बहुत ही सरल सा सवाल। क्या कहोगे कि गुरुजी हम सबों ने पढ़ा है कि जो आवृत्ति है वो आवर्तकाल का व्युत्क्रम होता है। और हम लोग आवृत्ति को क्या कहते हैं कि जब ये आवर्तकाल का व्युत्क्रम होता है तो ये क्या हो जाएगा? सर n इक्वल टू 1/t या फिर म्यू इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे गुरुजी 1/t हो जाएगा। तो सीधा सा आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब सवाल यहां पे ये है कि गुरुजी ध्वनि तरंग की बात की जा रही है, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि ध्वनि तरंग एक अनुदैर्ध्य तरंग है और अनुदैर्ध्य तरंग के गमन के लिए आप क्या कहेंगे? माध्यम की आवश्यकता होगी। और ध्वनि तरंग ठोस में भी जा सकती है, द्रव में भी जा सकती है, गैस में भी जा सकती है। हाँ ये अलग बात है कि ध्वनि तरंग की गति ठोस में सबसे ज्यादा होगी, सर तरल में ठोस से कम और सबसे कम गैस में देखने को मिलेगी। मेरे मित्र आप सबों को यह भी मालूम है कि ध्वनि तरंग जब एक जगह से दूसरी जगह गमन करेगी तो वो संपीड़न और विरलन के रूप में जाएगी और ध्वनि उत्पन्न ही होगा किसके वजह से? तो कणों में वाइब्रेशन के वजह से, कंपन के वजह से। तो यहां पे आपसे ये कहा जा रहा है कि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति न्यू और आवर्तकाल टी के बीच क्या संबंध है। तो सवाल यहां पे ये है कि सर ये आवृत्ति क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि फ्रीक्वेंसी की जब हम लोग बात करते हैं तो सीधे सीधे इसको क्या कहते हैं? सर हिंदी में आवृत्ति बोला जाता है। अच्छा इसको और अगर तोड़ के समझा जाए तो रिपीटेशन बोला जाता है। मतलब सर अगर कोई कण कंपन कर रहा है तो वो कण प्रति सेकंड कितना कंपन कर रहा है ये उसकी आवृत्ति को बताता है। मतलब कोई कण सर प्रति सेकंड कितना कंपन कर रहा है वो उसकी क्या होती है? आप कहेंगे सर फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति होती है, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? या तो सर न्यू से या फिर हम लोग कहते हैं सर इस सिंबल से। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये जो आवृत्ति है तब तो इसके लिए फॉर्मूला 1/t हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। अब सवाल यहां पे ये है कि जो t है इसको क्या बोला जाता है? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि इसको हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड।
शुद्ध हिंदी में सर आवर्तकाल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवर्तकाल भी बोलते हैं। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि कंपन करती हुई वस्तु के लिए जो एक दोलन का समय होता है, यानी कि एक बार जो कंपन हुआ उसमें कितना सेकंड लगा, उसको हम लोग टाइम पीरियड यानी कि आवर्तकाल बोलते हैं। और ये क्या होता है सर? इसको भी हम लोग टी से रिप्रेजेंट करते हैं। चूंकि आवृत्ति आवर्तकाल का व्युत्क्रम होता है, तो आपको यह ध्यान में रखना होगा कि आवर्तकाल भी आवृत्ति का व्युत्क्रम होगा। आप कहेंगे कैसे होगा सर? मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा आप सभी कि आप न्यू इक्वल टू क्या कह रहे हैं? 1/t। न्यू इक्वल टू क्या कह रहे हैं? आप सभी कहेंगे 1/t कह रहे हैं। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो आप सभी क्या कहिएगा? गुरुजी 1 इक्वल टू न्यू इंटू टी हो जाएगा, और t इक्वल टू चला, आप सभी कहेंगे 1/न्यू हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा कि आवृत्ति आवर्तकाल का व्युत्क्रम होता है और आवर्तकाल आवृत्ति का व्युत्क्रम होता है। साथ ही आप सभी ध्यान में रखेंगे सभी प्रकार के तरंग के लिए तरंग का जो वेग होगा, सभी प्रकार के तरंग के लिए चला, तरंग का वेग v किसके बराबर होगा? तो ध्यान में रखेंगे आवृत्ति न्यू इंटू सर तरंग दैर्घ्य जिसको हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं सर, उसके गुणनफल के बराबर होगा। दैट्स वाई हम शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं v इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा होता है। ये चीज ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहरहाल अगला सवाल आप सबों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 3 कि कौन से जीव संक्रामक रोगों के कारण होते हैं? कृमि, प्रोटोजोआ, विषाणु, इनमें से सभी। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? मेरे मित्र यहां पे कहा जा रहा है कि कौन से जीव संक्रामक रोगों के कारण होते हैं। तो पहला चीज तो हमें यह समझना होगा कि सर ये डिजीज क्या होता है? डिजीज क्या होता है? मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि इसमें लिखा हुआ है डिस और इज, तो इसका शाब्दिक अर्थ ही हो जाता है कि वैसा चीज जो कोई आरामदेह नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग डिजीज को रोग के संबंध में देखते हैं तो सिंपल सा सरल शब्दों में कहते हैं कि सर शरीर की असामान्य स्थिति क्या कहलाती है? रोग को बताती है या रोग कहलाती है। आप डिजीज के बारे में आप ये हमेशा कह सकते हो कि सर शरीर की असामान्य स्थिति जिसमें शरीर का अंगतंत्र अथवा विशेष अंग सुचारू रूप से कार्य नहीं करती है, सुचारू रूप से कार्य नहीं करती है, क्या कहलाता है? आप सभी कहेंगे गुरुजी रोग कहलाता है। सिंपल और सामान्य स्थिति हो गया। अभी हम स्वस्थ हैं लेकिन माथा दर्द करने लगे, पेट दर्द करने, तो शरीर की असामान्य स्थिति हो गई। तो मेरे मित्र शरीर की असामान्य स्थिति ही रोग कहलाती है। अब ये जो रोग हैं, शरीर का जो स्थिति असामान्य होगा यानी कि एबनॉर्मल होगा, उसके लिए बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारे रोग भी हो सकते हैं। और मेरे मित्र रोग की अगर आप बात करोगे तो रोग के प्रकार बहुत सारे होते हैं। कुछ ऐसे रोग होते हैं जो जन्मजात से होते हैं, अनुवांशिक रोग कहते हैं, इसको बॉर्न डिजीज के नाम से भी जानते हैं। कुछ ऐसे रोग होते हैं जो संक्रमण की वजह से फैलते हैं, इसको संक्रामक रोग बोला जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जो असंक्रामक रोग होते हैं। अब मेरे मित्र सवाल यहां पे ये है कि जी रोग के कई प्रकार हैं, लेकिन ये जो संक्रामक रोग की बात की जा रही है, तो ये संक्रामक रोग क्या है? मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि संक्रामक का मतलब क्या हुआ कि किसी भी चीज के इन्फेक्शन से फैलना। संक्रामक शब्द संक्रमण से आया है। किससे आया है? संक्रमण से आया है। और मेरे मित्र ये जो संक्रमण हो सकता है ये किसी बायफैक्टर के थ्रू हो सकता है, और बायफैक्टर के रूप में जो मेरे मित्र मतलब सामूहिक रूप से सभी रोगाणु कहलाएंगे, उसको हम लोग पैथोजीन कहते हैं, जिसको सूक्ष्मजीवी रोगाणु बोला जाता है। और ये सूक्ष्मजीवी आपका वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, सर कृमि भी हो सकता है, प्रोटोजोआ भी हो सकता है। मतलब अगर हम सीधे सीधे संक्रामक रोग की बात करें, सीधे संक्रामक रोग की बात करें, तो आप सबों को यह ध्यान में रखना होगा कि पैथोजिन्स ध्यान में रखिएगा कि पैथोजिन्स का मतलब क्या हुआ? सर पैथोजिन्स का मतलब हुआ सूक्ष्मजीवी रोगाणु। पैथोजिन्स का मतलब क्या हुआ? सूक्ष्मजीवी रोगाणु। तो पैथोजिन्स के कारण
पैथोजेंस के कारण कारण होने वाले रोग क्या कहलाएंगे? आप सभी याद रखेंगे, संक्रामक रोग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संक्रामक रोग कहलाते हैं। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि ये जो पैथोजेंस है, इस पैथोजेंस में कौन आ जाएगा? आप कहेंगे गुरुजी बैक्टीरिया आ जाएगा, वायरस आ जाएगा, प्रोटोजोआ आ जाएगा, और कौन आ जाएगा? आप सभी कहेंगे गुरुजी कृमि भी आ जाएगा। तो आपसे जो सवाल करा जा रहा है कि कौन से जीव संक्रामक रोगों के कारण होते हैं, तो आप सभी क्या कहेंगे कि सर कृमि, प्रोटोजोआ, विषाणु, ये सभी संक्रामक रोगों के कारण हैं, इसीलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब मेरे मित्र आपके एग्जाम में कुछ ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं जो कि मेरे मित्र सीधे सीधे पैथोजेन से संबंधित होता है, और हमारे बहुत सारे छात्र परेशान होते हैं कि गुरुजी ये चीज तो हमने पढ़ा ही नहीं। जबकि मेरे मित्र इसका कहानी यहीं पे खत्म हो जाता है जब आप इस चार्ट को एग्जाम से पहले एक दो बार पढ़ लेते हैं। इसमें आपको वैसे सभी जरूरी रोग और उसके पैथोजेंस मिल जाएंगे जो कि मेरे मित्र आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन आप लोगों को तो आदत है कि किसी भी चीज के बारे में हमको पूरा एकदम बुके लिख देना है, ओकरा पर इतिहास से लिख देना है। इतिहास लिखने के चक्कर में जो मेरे मित्र आपको प्रेजेंट लिखना था वो भी आप क्या करते हैं? स्किप कर देते हैं, और परिणाम आप कहते हैं सर हमारे फेवर में नहीं आया। तो आप सभी एग्जाम से पहले सर इस संक्रामक रोग के जो कुछ कारक रोगाणु हैं उसको ध्यान में रख लीजिएगा। कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा कि अगर हम लोग कॉलेरा की बात करें, या फिर टाइफाइड की बात करें, या फिर डायरिया की बात करें, न्यूमोनिया की बात करें, प्लेग, टिटनेस, डिप्थेरिया, सर ट्यूबरक्लोसिस, टीबी जिसको हम लोग कहते हैं, या फिर कुष्ठ रोग की बात करें, ये सब के सब किससे होंगे? बैक्टीरिया के वजह से होंगे। किससे होंगे? बैक्टीरिया के वजह से होंगे। मेरे मित्र अगर हम बात करें एड्स की, रेबीज की, कुत्ता काटने की वजह से रेबीज होगा, एचआईवी वायरस के चलते एड्स होगा चला। फिर अगर हम लोग बात करें डायरिया, हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा, चेचक, डेंगू ज्वर, पीला बुखार, एंसेफेलाइटिस, हर्पिस, सर्वाइकल कैंसर। इसके बाद मेरे मित्र हम लोग बात करें किसकी? वाट्स की, यानी कि मस्सा की। ये सब किसकी वजह से होंगे? वायरस की वजह से, विषाणु की वजह से होंगे। चर्म रोग और भोजन विषाक्तता सर फंगी की वजह से होगा। सर मलेरिया, फिर डायरिया, अमीबा, पेचिस, कालाजार, सर जियाडिस्ता और निद्रा रोग प्रोटोजोआ की वजह से। फाइलेरिया, टिनेसिस, हाथी रोग सर कृमि की वजह से। मेरे मित्र याद रखिएगा कि डायरिया जो है वो आपको कई जगह पे दिख गया है। तो डायरिया के कई कारण होते हैं। डायरिया का मतलब ही होता है सर अतिसार। मतलब जब हमारे बॉडी में कोई इंफेक्टेड बैक्टीरिया या फिर मेरे मित्र जो प्रोटोजोआ होता है वो किसी दूषित पानी या भोजन की वजह से चला जाता है, तो जो हमारे सर बॉडी का आप कह सकते हो कि पाचन तंत्र होता है वो पूरी तरीके से गड़बड़ा जाता है, यानी कि आप कह सकते हो फेल हो जाता है। और जो व्यक्ति डायरिया से पीड़ित होते हैं मेरे मित्र उसको लगातार वोमिटिंग और क्या होता है, तो आप सभी कहेंगे सर वोमिटिंग के साथ साथ बाथरूम भी लगातार होता है। और ऐसे स्थिति में बॉडी जो है, जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं उसका जो बॉडी होता है वो क्या होता है सर? डिहाइड्रेट हो जाता है। और डायरिया के केस में सिंपल और सिंपल एक ही चीज है कि सर सलाइन भर भर के चलाया जाता है, और कुछ ऐसे मेडिसिन होते हैं जो वोमिटिंग और पेट को रोकने के लिए दिया जाता है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि डायरिया दूषित पानी पीने या दूषित भोजन करने की वजह से होता है। अगला सवाल देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है कि किसी पदार्थ का अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल से किस प्रकार संबंधित होता है। आप सभी कहेंगे गुरुजी हवा में प्रकाश की चाल से संबंधित पूछा जा रहा है, तो हवा में प्रकाश की चाल को हम लोग लगभग निर्वात में प्रकाश की चाल के रूप में देखते हैं, या निर्वात में प्रकाश की चाल के समान के रूप में देखते हैं। तो हम सिंपल कहते हैं कि गुरुजी जब भी निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात करते हैं तो म्यू इक्वल टू हम लोग क्या कहते हैं? सीवी बटा सीएम। जहां पे सीवी क्या है तो आप कहते हैं सर निर्वात में प्रकाश की चाल। सीवी क्या है? आप कहते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल। और सीवी आपका क्या है? सॉरी, सीवी बटा सीएम होगा चला, यहां पे सीएम। और ये जो सीएम है ये क्या है? आप कहेंगे माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। अब अगर हम लोग यहां पे हवा के सेंस में ले रहे हैं कि सर हवा और निर्वात में प्रकाश की चाल को हम लोग समान मानते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि सर निरपेक्ष अपवर्तनांक अगर हम लोग वायु के सेंस में ले रहे हैं तो वायु में प्रकाश की चाल,
वायु में प्रकाश की चाल बटा बटा आप कहेंगे माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। अब मेरे मित्र आप सभी देख रहे हैं कि अपवर्तनांक जो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, सर इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम RI से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिएगा। तो अपवर्तनांक जो है वो वायु में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात है। मतलब वायु में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल होगा। आपके ऑप्शन में कहा जा रहा है कि अपवर्तनांक इक्वल टू हवा में प्रकाश की चाल गुना पदार्थ में प्रकाश की चाल। आप कहेंगे गलत है सर। अपवर्तनांक इक्वल टू हवा में प्रकाश की चाल बटा पदार्थ में प्रकाश की चाल। आप कहेंगे बिल्कुल गलत है। अपवर्तनांक इक्वल टू पदार्थ में प्रकाश की चाल, पदार्थ में तो होगा ही नहीं सर। अपवर्तनांक इक्वल टू हवा में प्रकाश की चाल बटा पदार्थ में प्रकाश की चाल, पदार्थ को यहां पे माध्यम माना गया है। तो आप सभी कहेंगे राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। मेरे मित्र आप सभी को यह भी मालूम है कि अगर हम लोग म्यू की बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि गुरुजी ये साइन आई बटा साइन आर भी होता है, जिसको हम लोग आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया कहते हैं। और आप सभी ध्यान में रखेंगे कि इस साइन आई बटा साइन आर को हम लोग क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। और ये क्या है, आप सभी कहेंगे प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम है। तो ये चीज भी आप सभी ध्यान में रखिएगा। साथ ही आप सबों के लिए एक होमवर्क है, आप सभी ये बताइए हमें कि अपवर्तनांक की यूनिट क्या होती है। आप सभी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा अपवर्तनांक की यूनिट क्या होती है। ध्यान दीजिए यहां पे हम आपको ऑप्शन दे दे रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन दे दे रहे हैं हम। पहला मीटर पर सेकेंड, ठीक है, दूसरा आपका विमाहीन है, और तीसरा हम ऑप्शन दे रहे हैं आपको सर सिर्फ मीटर, और डी में है आपका नन। मेरे भाई इसका सही आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आप नीचे कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा कि अपवर्तनांक की यूनिट क्या होती है। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा घ्राण सूचक है, यानी कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। ध्यान में रखिएगा जब भी हम बात करेंगे किसकी, एसिड बेस इंडिकेटर, एसिड बेस इंडिकेटर की, यानी कि अम्ल क्षार सूचक, अम्ल क्षार सूचक ध्यान में रखेंगे। इसी को हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे, अम्ल क्षार सूचक। क्या होते हैं सर ये अम्ल क्षार सूचक? वैसे पदार्थ होते हैं जो किसी पदार्थ की अम्लता और क्षारीयता के बारे में बताता है। अब ये जो अम्ल क्षार सूचक होते हैं ये मुख्य रूप से 3 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। पहला क्या होता है हमारा, प्राकृतिक एसिड बेस इंडिकेटर, जिसको नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर कहा जाता है। दूसरा होता है कृत्रिम या संश्लेषित एसिड बेस इंडिकेटर, और तीसरा होता है आपका घ्राण सूचक यानी कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। मेरे मित्र याद रखिएगा कि अगर हम लोग प्राकृतिक सूचक की बात करते हैं तो उसमें हमारा लिटमस पेपर आ जाता है, जो कि थैलोफाइटा वर्ग के लाइकन नामक प्लांट से निकाला जाता है। जो मेरे मित्र हल्दी है, इसके बाद आपका जो मतलब रेड कैबेज है, ये सब के सब किस में आ जाते हैं सर, प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक में आ जाते हैं। कृत्रिम में अगर हम लोग बात करते हैं तो सर मिथाइल ऑरेंज और जो नेफ्थलीन है, मिथाइल ऑरेंज और नेफ्थलीन, ये आपका किस में आ जाता है सर, कृत्रिम अम्ल क्षार सूचक में आ जाता है। घ्राण सूचक की बात करते हैं तो चला जी प्याज, वनीला एसेंस, और साथ में आपका प्याज और वनीला एसेंस के बाद जो क्लोव ऑयल होता है, लौंग का तेल होता है, ये सब किसके अंतर्गत आ जाते हैं सर, घ्राण सूचक के अंतर्गत आ जाते हैं। यानी कि ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिसको आप एसिड या बेस में डालते हो तो उसका जो स्मेल है उसमें परिवर्तन देखने को मिल जाता है। जबकि मेरे मित्र आप सभी को मालूम है कि बाकी के जो आपका आर्टिफिशियल और नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर है उनके साथ क्या होता है तो सर कलर में डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है, रंग में परिवर्तन देखने को मिलता है। आपसे सीधा सा सवाल करा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा घ्राण सूचक यानी कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है, तो आप सभी कहेंगे गुरुजी लाल पत्ता गोभी का रस तो नहीं ही होगा, फिनोलेफ्थिलीन हमारा आर्टिफिशियल इंडिकेटर होगा, लिटमस पेपर नेचुरल इंडिकेटर होगा, जबकि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के रूप में हमारा वनीला आ जाएगा। वनीला के साथ हम लोग लौंग का तेल ऐड कर सकते हैं। ये सब मेरे मित्र आपका एक तरह से समझिए कि क्वेश्चन है, कई बार सवाल इससे पूछे जाते हैं। तो वनीला, लौंग का तेल, और ध्यान में रखिएगा प्याज को भी हम लोग ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के रूप में देखते हैं। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 6 कि किसी पदार्थ के एक मोल में मौजूद परमाणु या अणुओं या फिर आयनों की संख्या को डैश कहा जाता है। मेरे मित्र, आप सभी को मैंने कई बार बताया, पीछे भी मैंने सेशन लिया था और हम लोगों ने चर्चा करा था मोल संकल्पना की। किसकी? मोल संकल्पना की। नो डाउट आप सभी कहेंगे कि गुरुजी इसी को इंग्लिश में हम लोग मोल कंसेप्ट कहते हैं। और भाई मैंने आपको बताया है कि मोल का मतलब सिंपल सा लैटिन में क्या होता है? हीप या फिर पाइल। मतलब क्या हुआ सर? ढेर। और अगर हम लोग केमिस्ट्री में किसी भी पदार्थ के सर परिमाण की बात करते हैं तो वो मोल के द्वारा व्यक्त किया जाता है। और आप सभी कहते हैं कि गुरुजी किसी भी पदार्थ के एक मोल में, किसी भी पदार्थ के एक मोल में जो कुल परमाणु, अणु या आयनों की संख्या होती है वो एवोगाड्रो संख्या कहलाता है। और हम सभी कहते हैं, क्या कहते हैं? हम सभी ये कहते हैं कि किसी भी पदार्थ के एक मोल में, किसी भी पदार्थ के एक मोल में कुल मूल कणों की संख्या एवोगाड्रो संख्या के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? एवोगाड्रो संख्या के बराबर होती है। और मेरे भाई आप सबों को मालूम है कि जो एवोगाड्रो संख्या है इसको हम Na या फिर NO से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, बहुत सारे छात्र यहां पे कंफ्यूज कर जाएंगे, ध्यान में रखिएगा। Na या फिर मेरे मित्र हम लोग NO से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और Na क्या है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब मेरे मित्र यहां पे मैंने लिखा कि किसी पदार्थ के एक मोल में कुल मूल कणों की संख्या। तो अगर पदार्थ हमारा तत्व है तो आप सभी ध्यान में रखेंगे, अगर पदार्थ हमारा तत्व है तो वहां पे सर तत्व के एक मोल में कुल परमाणु की संख्या होगी। अगर पदार्थ हमारा यौगिक है तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी अगर तत्व है तो परमाणु हुआ और यौगिक है तो क्या होगा? अणु होगा। और कोई आपका आयनिक कंपाउंड है तो गुरुजी उसमें आयन मौजूद होगा। तो परमाणु, अणु और आयन ये मूल कण कहलाएंगे। और किसी भी पदार्थ के एक मोल में मौजूद जो आपका कुल परमाणु, अणु या आयनों की संख्या होगी वो एवोगाड्रोस नंबर यानी कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 के बराबर होगी। तो जो सवाल आपसे करा जा रहा है उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरे मित्र याद रखिएगा कि अगर हम लोग किसी भी परमाणु के लिए द्रव्यमान संख्या की बात करेंगे तो द्रव्यमान संख्या को ए से रिप्रेजेंट किया जाएगा और ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के योग के बराबर होगा। और द्रव्यमान संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियन भी कहते हैं। परमाणु क्रमांक को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ये प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। और साथ में हम लोग इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर भी कहते हैं। और नॉर्मलता की अगर बात करते हैं तो इसी को हम लोग नॉर्मेलिटी बोलते हैं इंग्लिश में। और सर ये किसके बराबर होता है? तो सर EQ बटा V के बराबर होता है, जहां पे जो हमारा EQ है ये सर इक्विवेलेंट वेट को बताता है, जो कि किसका है? आप सभी याद रखेंगे, सॉल्यूट का है। सॉल्यूट का इक्विवेलेंट वेट। और ये क्या है? तो सर सॉल्वेंट का लीटर में सर जी क्या है? आयतन है, क्योंकि लीटर में तो आयतन ही मापी जाएगी। मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि किसी भी पदार्थ का एक मोल में मौजूद कणों की संख्या तो इतनी होगी। अब अगर हमारा कोई पदार्थ तत्व है तो उसमें टोटल 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 परमाणु मौजूद होंगे। तो उस तत्व की जो परमाणु भार होगी तो आपको यह ध्यान में रखना होगा कि उस भार में इतने कण मौजूद होंगे। जैसे हम एक एग्जांपल आपको देना चाहें कि अगर हम आपसे ये बोले कि ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के एक मोल में कितने परमाणु होंगे? ऑक्सीजन के एक मोल में कितने परमाणु होंगे? तो आप सभी क्या कहिएगा कि गुरुजी अभी बताए हैं कि एवोगाड्रोस नंबर के बराबर होगा तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 परमाणु होंगे। अब हम आपसे ये पूछे कि ऑक्सीजन के 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 परमाणु का भार कितना होगा? तो ऑक्सीजन परमाणु है और ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? आप कहेंगे 16 ग्राम। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ऑक्सीजन के 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी परमाणु का द्रव्यमान जो है
वो 16 ग्राम होगा। ये चीज भी ध्यान में रखना होगा। और हम ये भी कह सकते हैं कि 1 मोल ऑक्सीजन का भार कितना होगा? सर जी 16 ग्राम होगा। आइए बात करते हैं अगले सवाल की। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जा रहा है कि स्नेहक किसी मशीन के गतिशील हिस्सों के बीच घर्षण को कैसे कम करता है। आप सबों को मालूम है कि मशीन का पार्ट पुर्जा आपका जल्दी से घिस के खराब ना हो जाए, इसे बचाने के लिए हम लोग उसमें स्नेहक का इस्तेमाल करते हैं। स्नेहक के रूप में हम लोग ग्रीस या फिर हम लोग क्या कहते हैं कि सर जो पाउडर होता है या ग्रेफाइट होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। मेरे मित्र, जो मूवेबल पार्ट होते हैं वहां पे हम लोग बॉल बियरिंग का भी इस्तेमाल करते हैं। तो सवाल यह है कि स्नेहक किसी मशीन के गतिशील हिस्सों के बीच घर्षण को कैसे कम करता है। तो आप सभी को यह याद रखना होगा कि जो स्नेहक होता है वो किसी मशीन के गतिशील हिस्सों के बीच में क्या करता है सर, एक पतला सा लेयर बना देता है, ताकि मेरे मित्र जो आपका पार्ट पुर्जा है वो एक दूसरे के ऊपर में रगड़ न खाए, एक दूसरे के ऊपर में लौटते हुए चला जाए। क्योंकि अगर हम लोग बात करते हैं स्नेहक, अगर हम लोग बात करते हैं चिला स्नेहक एवं बॉल बियरिंग की, तो आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा कि स्नेहक और बॉल बियरिंग जो है ये क्या करता है सर, सर्पी घर्षण को लोटनिक घर्षण में बदल देता है। सर्पी घर्षण को लोटनिक घर्षण में बदलता है। तो जाहिर सी बात है कि जब हम किसी भी मशीन के पार्ट पुर्जे पर सर ग्रीस का एक लेयर लगाएंगे तो सर वो एक पतला फिल्म बना लेगा, ताकि वो क्या होगा सर, एक दूसरे से रगड़ नहीं खाएगा और पार्ट पुर्जा हमारा ज्यादा लंबे समय तक चलेगा। तो सवाल करा जा रहा है कि ये घर्षण को कम कैसे करता है। गतिशील पुर्जों को कस देता है, संभव नहीं है। स्नेहक पुर्जों को घिस देता है, अगर घिसिए देगा तो काहे डालेंगे। तीसरा है कि स्नेहक गतिशील पुर्जों के बीच एक पतली फिल्म बनाता है, ताकि वे सीधे एक दूसरे से रगड़ न खाए। और इसके पीछे का मेन रीजन क्या है कि सर सर्पी घर्षण जो स्नेहक है या फिर बॉल बियरिंग है, ये सर्पी घर्षण को लोटनी घर्षण में बदल देता है। और हम सबों को मालूम है कि लोटनी घर्षण का मान अन्य सभी घर्षण से क्या होता है सर, सबसे कम होता है। याद रखिएगा मेरे मित्र कि घर्षण को कम करने की अगर तरीके की बात करेंगे तो उसमें से एक तरीका आपका स्नेहक है और दूसरा आपका क्या है सर, बॉल बियरिंग है। मेरे मित्र, अगर हम लोग किसी भी पार्ट पुर्जे पर स्नेहक ग्रीस या ऑयल या फिर ग्रेफाइट या फिर अन्य स्नेहक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो स्नेहक लगाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, स्नेहन यानी कि लुब्रिकेशन कहते हैं। और जहां पे भी हमें घर्षण को कम करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, लुब्रिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपसे ये सीधे सीधे सवाल पूछ लिया जाए कि घर्षण को कम करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो आप सभी कहेंगे सर लुब्रिकेशन यानी कि स्नेहक का इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान में रखिएगा कि ग्रीस आप कहेंगे सर स्नेहक है, ऑयल स्नेहक के रूप में काम करेगा। साथ में मेरे मित्र जो ग्रेफाइट है ये भी क्या करता है, स्नेहक के रूप में यानी कि लुब्रिकेंट्स के रूप में यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपका सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित गैस में से किसकी वजह से चूने का पानी दुधिया हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। भाई मेरे यहां पे बात करी जा रही है कि चूने का पानी दुधिया हो जाता है, तो चूने का पानी किसको बोलेंगे, आप कहेंगे गुरुजी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलेंगे। और आप सबों को मालूम है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट का एक पतला परत बनाएगा जो कि चमकदार होगा। साथ ही मेरे मित्र H2O रिलीज होगा। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट का पतला परत होगा, मेरे मित्र ये क्या होगा, आप सभी कहेंगे सफेद और चमकदार होगा। तो जाहिर सी बात है कि हम सभी क्या कहेंगे कि जब चूने का पानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो चूने के पानी का रंग दुधिया हो जाएगा। सर किसकी वजह से, तो कैल्शियम कार्बोनेट के निर्माण के वजह से। और ये कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बना, तो सर कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया की वजह से। तो आपसे जो सवाल करा जा रहा है उसका सीधा सा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि कभी कभार आपसे सवाल यह भी पूछ लिया जाता है कि घरों में जो दीवारों पर सफेदी की जाती है तो दीवारों पर चमक निम्नलिखित में से किसके अभिक्रिया के चलते आता है।
तो सर घरों में दीवारों पर जब सफेदी की जाती है तो दीवार पे चमक कैल्शियम कार्बोनेट के बनने की वजह से आता है। आप कहेंगे सर अब घर में जब दीवार पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का लेप चढ़ा होगा वो कैसे कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा? मेरे मित्र, हमारे वायुमंडल में आप सबों को मालूम है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी है, और जब आप दीवार पर सर चूने के पानी से पुताई करते हैं तो हमारे खुले वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो दीवार पर लगे चूने के पानी के साथ अभिक्रिया करता है, और अभिक्रिया करने के उपरांत दीवार पर ही सर कैल्शियम कार्बोनेट का एक पतला परत बना लेता है जो कि आपको सफेद और चमकदार दिखाई पड़ता है, और आप कहते हैं सर पुताई संपन्न हो गया। तो चूने का पानी दुधिया दिखेगा कैल्शियम कार्बोनेट के निर्माण होने की वजह से, और कैल्शियम कार्बोनेट तभी बनेगा जब सर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया होगी। तो आप कहेंगे सर सीधा सा आंसर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा कि इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को चूने के पानी के अलावे स्लग्ड लाइम के नाम से भी जानते हैं, और जब हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया H2O के साथ कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। अब CaO जो है इसको क्या बोला जाता है? क्विक लाइम बोला जाता है। ये चीज भी आप सभी ध्यान में रखिएगा, आप सभी के लिए रामबाण है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परमाणु क्रमांक डैश होता है। पूछा जा रहा है बदल जाता है, तापमान के साथ बदलता है, समान रहता है, आयतन के साथ बदलता है। क्या होगा इसका आंसर? कह रहा है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परमाणु क्रमांक पर क्या फर्क पड़ता है। आप सबों को मालूम है कि अगर कहीं पे भी केमिकल रिएक्शन होगा, जैसे कि अभी जस्ट हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन की चर्चा करा तो क्या देखा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट और H2O बना रहा है। अब मेरे मित्र यहां पे जो अभिक्रिया हो रही है तो आपसे यह कहा जा रहा है कि इस अभिक्रिया के दौरान जो परमाणु क्रमांक होते हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। आप सबों को मालूम है कि गुरुजी यहां पे जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा क्या है? अभिकारक है। क्या है? अभिकारक है। और ये वाला पोर्शन हमारा क्या है? आप कहेंगे सर जी प्रतिफल है, यानी कि प्रोडक्ट है। आप सबों को मालूम है कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत के अनुसार होती है। मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है तो सर जो हमारा टोटल अभिकारक का द्रव्यमान होता है वो सर किसके बराबर होता है? तो आप कहेंगे टोटल प्रतिफल के बराबर होता है। कुल प्रोडक्ट की जो द्रव्यमान होती है उसके बराबर होता है। मतलब पूरे रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान क्या होता है? हमारा संरक्षित रहता है। द्रव्यमान क्या होता है? संरक्षित रहता है। मेरे मित्र आप सभी कहते हैं कि सर इफ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन, अगर हम लोग इस रासायनिक अभिक्रिया के क्रिया विधि की बात करते हैं तो हम सभी कहते हैं कि अभिकारक में जितने भी अणु हैं ये सब के सब पहले अपने परमाणु में टूटते हैं और वो परमाणु आपस में पुनर्व्यवस्थित होकर के नए पदार्थ का जो अणु होता है उसका निर्माण करता है। और आपको मालूम है कि कोई भी दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया इसलिए करेगी क्योंकि उसे सर अपना ऑक्टेट पूरा करना है, अष्टक पूरा करना है। और जब भी अभिक्रिया करेगी तो सर किसके आधार पर करेगी? अपने संयोजन क्षमता के आधार पर करेगी। और किसी भी पदार्थ का जो संयोजन क्षमता होता है सर वो उसकी संयोजकता कहलाती है। और आप सबों को मालूम है कि संयोजकता सर किसी भी परमाणु के द्वारा त्याग या ग्रहण की गई इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। और आप ये भी कहते हो कि सर द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत का यह पालन करता है। तो जितना अभिकारक उतना प्रतिफल, जितना अभिकारक उतना प्रतिफल। और आप सबों को मालूम है कि प्रतिफल हम तभी निकालेंगे जब हमको आणविक भार निकालने आएगा। और आणविक भार सर किसी यौगिक में उपस्थित सभी परमाणु के भार का योग होता है। तो आपको यह ध्यान में रखना होगा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु क्रमांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा सर, और न ही परमाणु भार पर कोई प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि परमाणु भार तो संरक्षित रहना है। तो जाहिर सी बात है परमाणु क्रमांक पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ प्रभाव किस पे पड़ेगा? सर इलेक्ट्रॉन पे पड़ेगा। और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में मूल कण इलेक्ट्रॉन प्रभावित होता है, इसीलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन सर किसी भी परमाणु के द्वारा त्याग या ग्रहण की गई सर क्या होती है? आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या संयोजकता कहलाती है। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी पदार्थ आपस में अभिक्रिया करेगा तो अपने कंबाइनिंग कैपेसिटी के बेस पे। तो हमको यहां पे जो सवाल पूछा जा रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परमाणु क्रमांक आप कहेंगे सर नहीं बदलता है, तापमान के साथ भी नहीं बदलता है, समान रहेगा, न तो आयतन के साथ बदलता है।
बस बदलता क्या है, तो आप सभी को ध्यान में रखना होगा कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परमाणु के मूलकण इलेक्ट्रॉन प्रभावित होते हैं। अब क्यों प्रभावित होते हैं, आप कहेंगे सर अभी तो हम लोगों ने सीखा है। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है कि गर्भवती महिला के लिए सर्वोत्तम आहार क्या है। घी से भरपूर आहार, प्रोटीन और विटामिन से भरपूर आहार विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित विशेषज्ञ आहार, उच्च कैलोरी आहार में आयरन सप्लीमेंट शामिल करना, क्या है। तो बहुत सारे जो लोग हैं अभी के समय में वो गर्भवती महिला को अलग अलग सजेशन देते हुए मिलते हैं, जबकि उनको कुछ नहीं पता है कि उस महिला की बॉडी में किस चीज की कमी है या किस चीज की अधिकता है। तो ऐसे केस में जब मेरे मित्र कोई गर्भवती महिला हो तो उसके लिए सर्वोत्तम आहार जो होगा वो सर उसका डॉक्टर ही बताएगा, सर उसका डाइटिशियन ही बताएगा, जो उसके बॉडी का पूरा एग्जामिन कर रहा है। हमारे कहने से घी से भरपूर आहार या प्रोटीन और विटामिन से भरपूर आहार देने से सर उसमें कोई ग्रोथ और हमें सर डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलेगी। हो सकता है कि कुछ उल्टा प्रभाव पड़ जाए। मतलब सिंपल सा है कि अगर महिला गर्भवती है तो उसे कौन सा आहार फॉलो करना चाहिए, तो सर जो डाइटिशियन है, आहार विशेषज्ञ है, या जिस डॉक्टर से वो लगातार मिल रहे हैं उसके द्वारा जो आहार बताया जाए उसी को फॉलो करना चाहिए। और वही आपके इस क्वेश्चन के लिए भी क्या होगा, आप सभी कहेंगे सर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा जा रहा है कि लक्षणों के वंशागति को नियंत्रित करने वाले नियमों की खोज में मेंडल के सफल होने का एक कारण इसमें से क्या था। वे वैज्ञानिक विधियों में प्रशिक्षित थे, उन्होंने विकासवादी प्रक्रियाओं के अपने ज्ञान का उपयोग किया, उन्होंने संतति की संख्यात्मक गणना की, उन्होंने जंतुओं के बजाय पादपों का प्रयोग किया। आप सबों को मालूम है कि अनुवांशिकी का जनक आप कहेंगे जॉन ग्रेगर मेंडल को बोला जाता है। और मेरे मित्र आप सभी को मालूम है कि जॉन ग्रेगर मेंडल ने मटर के पौधे पर रिसर्च करा था, और मटर के पौधे पर रिसर्च करने के दौरान जो उसका एक्सपेरिमेंट था वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस पे डिपेंड था, यानी कि एक संकरण और द्विसंकरण पर डिपेंड था। जब उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया सर मटर के पौधे पे, तो उन्होंने क्या पाया कि सर जो जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो है वो अलग अलग है। अगर हम लोग मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं तो वहां पे जो फिनोटाइपिक रेशियो देखने को मिला था वो क्या था, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 था। और जो जीनोटाइपिक रेशियो देखने को मिला था सर वो जीनोटाइपिक रेशियो क्या था, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी 1:2:1 था। मतलब मेंडल का कहने का मतलब क्या था, मेंडल का कहने का मतलब यह था कि जो फिनोटाइपिक रेशियो यानी कि लक्षण प्ररूपी अनुपात है उसमें से संकरण के बाद संभव है कि 3 तरह के जो पौधे होंगे वो अलग अलग टाइप के होंगे, एक तरह के जो पौधे होंगे वो अलग टाइप होंगे। और लक्षण प्ररूपी की बात करेंगे यहां पे जो उसका सबसे मेन लक्षण होगा, जैसे अगर कोई लंबा है तो सर वो प्रभावी रूप से दिखेगा। और जीनोटाइपिक रेशियो की बात करेंगे तो जीनोटाइपिक रेशियो में इन्होंने बताया कि जो जीन की अनुक्रमिक व्यवस्था होगी वो 1:2:1 के रूप में होगी। तो यहां पे भी सर 1:2:1 पौधों की संख्या को बता रहा था। इसी तरीके से मेंडल ने जब डाइहाइब्रिड क्रॉस करवाया तो उन्होंने बताया कि जो इसके लिए फिनोटाइपिक रेशियो होगा वो 9:3:3:1 होगा। अब ये 9:3:3:1 जो है वो भी मेरे मित्र पौधों की संख्या को बता रहा था। तो मेंडल का जो अनुवांशिक प्रयोग था वो मेरे मित्र सफल इसलिए हुआ क्योंकि मेंडल वहां पे संतति की क्या कर रहे थे, संख्यात्मक गणना कर रहे थे। और यही उसके प्रयोग का एक तरह से कह सकते हो कि बेस्ट एक्सप्लेनेशन था। वो सीधे सीधे मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस के जरिए ये बता रहे थे कि अगर किसी का अनुवांशिक गुण ये है तो उसका अनुवांशिक गुण उसके कितने पौधे को प्रभावित करेगा या उसके अनुवांशिक गुण जो है उसके कितने जनरेशन तक जा सकते हैं। तो मेरे मित्र आपसे जो सवाल करा जा रहा है कि लक्षणों की वंशागति को नियंत्रित करने वाले नियमों की खोज में मेंडल के सफल होने का एक कारण इनमें से क्या था, तो आप कहेंगे उन्होंने संतति की संख्यात्मक गणना की थी। किस रूप में, तो सर जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो बता करके। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 पूछा जा रहा है इनमें में से कौन सा पादपों में तापमान नियमन में मदद करता है। वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, मूलदाब, अवशोषण। जिस तरह आपके बॉडी में
सर बॉडी के टेम्परेचर को नियंत्रित करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए ब्लड मौजूद है। और सर समय समय पर गर्मी के दिनों में जब टेम्परेचर बढ़ जाती है तो आपके बॉडी से पसीना यानी कि स्वेदन होता है। ठीक उसी तरीके से प्लांट के बॉडी के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करने के लिए प्लांट के बॉडी के अंदर वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, जिसमें प्लांट के सर पत्ती से वाष्प के रूप में जो पानी होती है वो बाहर निकलता है। तो जो सवाल करा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा पादपों में तापमान नियमन में मदद करता है, आप सभी कहेंगे वाष्पोत्सर्जन। मेरे मित्र याद रखिएगा कि ये वाष्पोत्सर्जन पौधों में जल के सतत संवहन के लिए भी आवश्यक होता है। जल के सतत संवहन के लिए भी आवश्यक होता है, ये ध्यान में रखिएगा, आवश्यक होता है। प्रकाश संश्लेषण आप कहेंगे पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया। मूल दाब, तो मूल सर पौधे का जड़ होगा और उसके द्वारा जो दाब उत्पन्न होगा वो मूल दाब कहलाएगा। अवशोषण आप सभी समझ रहे हैं। नेक्स्ट है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है, तो आप सभी कहेंगे गुरुजी एल्केन CnH2n+2 हो जाता है। जिसको नहीं याद है सिला ये सब चीज याद रखना, CnH2n+2। एल्कीन की बात करेंगे तो आप सभी कहेंगे सर जी CnH2n, और एल्काइन की बात करेंगे तो आप सभी कहेंगे गुरुजी CnH2n-2 हो जाएगा। तो देख लीजिए क्या है, CnH2n तो पहले ऑप्शन में है, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। CnH2n+2 आप कहेंगे गुरुजी ये एल्केन हो जाएगा, और CnH2n-2 क्या हो जाएगा, एल्काइन हो जाएगा। ये चीज ध्यान में रखिएगा। अगला देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित चित्रों में दाएं मानव वृक्क को दर्शाया गया है, मूत्रवाहिनी किस बिंदु पर वृक्क से बाहर निकलती है। ये मेरे मित्र वृक्क की संरचना दी हुई है, और आपको यह बताना है कि ये जो वृक्क है इसमें से मूत्रवाहिनी कहां से निकलती है। मेरे मित्र अगर आप सभी एक्सक्रेशन वाले हमारे किसी भी क्लास को देखे होंगे तो मैंने आपको बताया होगा कि हमारे बॉडी में 2 किडनी होता है चला, और ये दोनों किडनी से क्या होते हैं, तो आप कहेंगे सर यूरिन बाहर यूरिन कह रहे हैं, जो मेरे मित्र आपका यूरिन का फॉर्मेशन होता है इस दोनों किडनी के द्वारा, वो किसके थ्रू बाहर निकलता है, तो आप कहते हैं सर ये मूत्रवाहिनी के थ्रू बाहर निकलता है। और कहां जमा होता है, आप कहते हैं मूत्राशय में जमा होता है। तो ये जो संरचना है ये किसको बताता है, मूत्रवाहिनी यानी कि यूरेटर को बताता है। और ये वाला जो संरचना है आप कहेंगे सर यूरेटर ही है, और ये वाली संरचना जहां पे मूत्र आकर के सर स्टोर होता है उसको हम लोग मूत्राशय कहते हैं, और ये वाली संरचना को हम लोग मूत्र मार्ग कहते हैं। ये चीज आप सबों को अच्छे से मालूम होगा। आप क्या देख रहे हो कि निम्नांकित चित्र में दाएं मानव वृक्क को दर्शाया गया है। चूंकि मानव में 2 वृक्क है तो जो लेफ्ट साइड है उसको हम लोग लेफ्ट कहेंगे, और जो राइट है वो राइट वाला कहलाएगा। तो कह रहा है कि दाएं मानव वृक्क को दर्शाया गया है, मूत्रवाहिनी मतलब वृक्क से जो मूत्र बाहर निकलेगा मूत्राशय में आएगा, उसको आप किस बिंदु पर वृक्क से बाहर निकलती है, तो आप कहेंगे कि गुरुजी सर ये जो 2 वाला बिंदु है यहां से क्या होगा, मूत्रवाहिनी बाहर निकलेगा। तो सीधा सा आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऐसे आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि जो हमारा किडनी है वो पूरा का पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है, और किडनी की जो संरचना होती है वो सर सेम के बीज के जैसा होता है। आप सभी देख पा रहे होंगे। आपको यह ध्यान में रखना होगा कि इसका मेन काम क्या होता है, सर हमारे शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसका निष्कासन करना, और बेसिकली किडनी जो है वो यूरिन का निर्माण करके हमारे बॉडी से वेस्टेज मटेरियल को बाहर निकालती है। मेरे मित्र आप सभी को यह भी याद रखना होगा कि ये जो वृक्क है इसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन को माना जाता है। और आप सबों को मालूम है कि ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, पहले तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, फिर ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सेक्रेशन, इस 3 प्रक्रिया के बाद मूत्र का निर्माण होता है। और वो मूत्र जो है मेरे मित्र वो मूत्रवाहिनी के थ्रू किससे कनेक्ट हो जाती है, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि मूत्रवाहिनी के थ्रू सर वो ब्लैडर यानी कि मूत्राशय से कनेक्ट हो जाती है, यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट हो जाती है। और मेरे मित्र जो यूरिन है वो क्या होता है, यूरेथ्रा यानी कि मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाता है। तो जो आपका एक बेसिक संरचना होता है किसका सर, आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम का, वो कुछ इसी तरीके का होता है। ध्यान में आप ये भी रखिएगा कि मानव में, पुरुष में खास करके जो
यूरिन और स्पर्म है, इस दोनों को बाहर निकलने के लिए एक ही मार्ग होता है, और वो मार्ग क्या है मेरे मित्र, आप सभी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगला है क्वेश्चन नंबर 15 कि अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन की अभिक्रिया के फलस्वरूप इनमें से कौन सा दुर्बल और संक्षारक क्षारकीय लवण निर्मित होता है। मेरे भाई आप सभी ध्यान में रखना, यहां पे अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन की बात की जा रही है। तो जब आपका NH3CO2 H2O प्लस NaCl के साथ अभिक्रिया करता है, तब ये NH4Cl प्लस NaHCO3 बनाता है, NaHCO3 बना लेता है, और ये NaHCO3 क्या कहलाता है, आप सभी कहेंगे गुरुजी बेकिंग सोडा कहलाता है। और मेरे मित्र ये जो विधि है इसको हम लोग क्या कहते हैं, अमोनिया सोडा विधि कहते हैं, अमोनिया सोडा विधि कहते हैं। तो जो आपसे सवाल करा जा रहा है कि अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन की अभिक्रिया के फलस्वरूप इनमें से कौन सा दुर्बल और संक्षारकीय क्षारकीय लवण निर्मित होता है, आप सभी कहेंगे गुरुजी बेकिंग सोडा का निर्माण होता है, NaHCO3 का निर्माण होता है। सर ऑप्शन में बेकिंग पाउडर दिया हुआ है, कोई बात नहीं है, चला NaHCO3 प्लस टार्टरिक एसिड का मिश्रण, NaHCO3 प्लस टार्टरिक एसिड का मिश्रण बेकिंग पाउडर का निर्माण करता है। गुरुजी ब्लीचिंग पाउडर भी दिया हुआ है, कोई बात नहीं है, चला जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया किसके साथ होती है, क्लोरीन के साथ होती है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। गुरुजी धोवन सोडा का निर्माण कैसे होगा, तो मेरे मित्र जब 2NaHCO3 यानी कि बेकिंग सोडा को हीट किया जाता है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये Na2CO3 CO2 प्लस H2O का निर्माण करता है, और इसी Na2CO3 के साथ, इसी Na2CO3 के साथ जब हम वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स को ऐड करते हैं, तो मेरे मित्र आपका Na2CO3 10H2O वाशिंग सोडा का फॉर्मेशन हो जाता है। और ध्यान में रखिएगा कि बेकिंग सोडा और धोवन सोडा दोनों के निर्माण के लिए सर अमोनियम सोडा विधि का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि जब श्वेत प्रकाश की पतली किरण को प्रिज्म से गुजारा जाता है, तो आप सभी कहेंगे सर जैसे ही श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरेगा वर्ण विक्षेपण की प्रक्रिया होगी, परावर्तित, टिमटिमाना और अभिसरित होने की कोई बात ही नहीं होगी। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही सरल सा है कि निम्नांकित परिपथ का प्रतिरोध ओम में कितना होगा। सभी सीरीज में जुटे हुए हैं, तो 5 3 8 2 10, सही आंसर आपका 10 ओम हो जाएगा, क्योंकि RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 कि संयोजन अभिक्रिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। आप सभी कहेंगे कि कई बार आपने सर बताया है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में जुट करके एकल प्रतिफल का निर्माण करता है, यानी कि A प्लस बी अगर अभिक्रिया कर रहा है और ये केवल और केवल C टाइप का प्रोडक्ट बना रहा है, एकल प्रतिफल बना रहा है, तो आप कहेंगे सर ये संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। तो आपसे जो सवाल करा जा रहा है कि संयोजन अभिक्रिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो पहला ऑप्शन में 2 या 2 से अधिक अभिक्रियाओं अभिकारकों से एकल उत्पाद बनता है, बिल्कुल सही है मेरे मित्र, आगे आपको करने की जरूरत ही नहीं है। यहां क्या जा रहा है कि एकल अभिकारक और एकल उत्पाद में बदल जाता है, नहीं होगा। एकल अभिकारक कभी भी एकल उत्पाद में नहीं बदलेगा, क्योंकि एकल अभिकारक है तो वो अभिक्रिया किससे करेगा। अब केवल 2 उत्पाद, नहीं, 2 तो बनेगा ही नहीं। केवल 2 तत्व अभिक्रिया करके उत्पाद बनाते हैं, नहीं सर, तब तो नहीं हो सकता है, हमारा यौगिक भी हो सकता है। तो सही आंसर केवल और केवल ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 19 कि एक द्विक लेंस में दो लेंस होते हैं, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस और 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल लेंस का उपयोग करके ऐसा ही द्विक बनाया जाता है। इस द्विक की प्रभावी फोकस दूरी और क्षमता क्रमशः डैश और डैश होगी। दो लेंस को आपस में जोड़ा जा रहा है, जिसमें एक 20 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस है और दूसरा 50 सेंटीमीटर का अवतल लेंस है। तो पूछा जा रहा है कि इस दोनों को जोड़ने पर जो प्रभावी फोकस दूरी होगी वो क्या होगी, और साथ ही जो क्षमता होगी वो कितनी होगी। मेरे मित्र उत्तल लेंस की फोकस दूरी, अगर लेंस हमारा उत्तल है तो इसकी जो फोकस दूरी होगी वो क्या होगी, आप कहेंगे पॉजिटिव, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप कहिएगा 20 सेंटीमीटर सर हो जाएगा। अवतल लेंस अगर है चला तो आप सभी कहेंगे कि इसकी फोकस दूरी निगेटिव होगी, -50 सेंटीमीटर। अब आप सबों को मालूम है कि अगर दो लेंस आपस में जुड़ते हैं तो उसका जो फोकस दूरी होता है संयोजन का 1/f इक्वल टू
1/F1 प्लस 1/F2 होता है? आप कहेंगे बिल्कुल। तो 1/F इक्वल टू 1/20 प्लस 1/-50। अब आप कहिएगा कि गुरुजी ये 1/F इक्वल टू 1/20 प्लस माइनस माइनस 1/50 हो जाएगा। एलसीएम अगर आप लेंगे तो ये 100 होगा, 20×5 = 100, 50 दूना 100। भाई मेरे 1/F इक्वल टू 3/100 हो जाएगा, और F इक्वल टू आप क्या कहिएगा सर जी 100/3 हो जाएगा, और इसी को अगर करेंगे तो 33.3 सेंटीमीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। अब पूछा जा रहा है कि जो आपका संयोजित लेंस है उसकी प्रभावी क्षमता कितनी होगी? तो आप कहेंगे सर हम सबों को मालूम है कि P इक्वल टू 1/F होता है, और क्षमता डायोप्टर में तभी होगी जब फोकस दूरी हमारा क्या हो? तो आप कहेंगे सर जब फोकस दूरी हमारा मीटर में हो, यहां पे तो सेंटीमीटर है चिल्ला। तो आप सभी कहिएगा कि कोई बात नहीं है सर, ये जो हमारा फोकस दूरी सेंटीमीटर में है, अगर हम इसको मीटर में बदलेंगे, अगर हम मीटर में बदलेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, 100/3 है, डिवाइड करेंगे तो गुना 1/100। आप कहिएगा कि सर ये कैंसिल होके हमारा हो जाएगा 1/3 मीटर। तो भाई मेरे P इक्वल टू 1/1/3, और ये हो जाएगा आप कहेंगे सर 3 डायोप्टर। तो मेरे मित्र जो प्रभावी लेंस की फोकस दूरी है वो 33.3 सेंटीमीटर, और जो क्षमता है वो 3D। तो सही आंसर आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधनों के जलने के कारण उत्पन्न परिणाम नहीं है? नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड का निर्माण? बिल्कुल, फॉसिल्स फ्यूल्स जब जलेगा तो सर नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड का निर्माण होगा ही होगा। और आप सबों को मालूम है कि जीवाश्म ईंधन के जलने की वजह से अगर नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड का निर्माण हो रहा है तो वो एसिड रेन यानी कि अम्ल वर्षा का कारण बनेगा। वायुमंडल की ऊपरी परतों में ओजोन के स्तर में कमी, मेरे मित्र ओजोन के स्तर में कमी CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से होगी, जिसको हम लोग ओजोन डिप्लेशन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे जो जीवाश्म ईंधनों के जलने के उत्पन्न परिणाम नहीं है, आप सभी कहेंगे वायुमंडल के ऊपरी परत में ओजोन के स्तर में कमी। ये किसके वजह से होता है? ओजोन स्तर में कमी किसके वजह से होता है? आप सभी ध्यान में रखेंगे CFC के कारण, या आप सभी कह सकते हो, आप सभी कह सकते हो सर कि रेफ्रिजरेटर या फ्रीज एसी से निकलने वाले गैस के वजह से। सिंपल शब्दों में याद रखिए जो आपके एग्जाम में सीधे हिट करेंगे। फ्रीज और एसी से निकलने वाले गैस की वजह से ओजोन परत में क्या हो रही है सर? डेप्रिसिएशन हो रही है, यानी कि उसमें छिद्र हो रही है। स्मोक का बनना, मेरे मित्र जीवाश्म ईंधन जलेंगे तो धुआं तो बनेगा ही बनेगा, और आप सबों को मालूम है कि कहीं भी अगर ईंधन जलेगा तो धुआं उठेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछा जा रहा है कि एल्केन की सही स्वजातीय श्रेणी का चयन कीजिए। अब यहां पे सही होमोलॉगस सीरीज की बात की जा रही है। आपको मालूम है कि किसी एक ही श्रेणी के जो क्रमागत सदस्यों का सीरीज होता है वो समजात श्रेणी कहलाता है। जैसे एल्केन की बात की गई है तो आप कहेंगे सर CH4 C2H6 एल्केन इथेन, इसके बाद एल्केन कह रहे हैं इथेन हो जाएगा, ये मिथेन इथेन, और ये सर प्रोपेन C3H8 C4H10 ब्यूटेन C5H12 पेंटेन C6H14 क्या हो जाएगा? आप कहेंगे हेक्सेन हो जाएगा। तो सही जो समजात श्रेणी होगा एल्केन का वो कुछ इस तरीके से होगा, मतलब पहले मिथेन आएगा, फिर सर इथेन आएगा, और उसके बाद प्रोपेन आएगा, और फिर सर ब्यूटेन आएगा, और फिर पेंटेन आएगा, उसके बाद सर हेक्सेन आएगा, हेप्टेन आएगा, ऑक्टेन आएगा, ये सब आएगा। अब देखिए कि पहला ऑप्शन में CH4 मिथेन तो ठीक है, लेकिन यहां पे प्रोपेन की बात कर ली गई, नहीं होगा। पहला ऑप्शन में CH4 सही है, सर C2H4 की बात की गई है, जबकि C2H4 CnH2n एल्कीन ग्रुप का कंपाउंड आ जाएगा, सर ये होमोलॉगस सीरीज तो बनाएगा ही नहीं। दूसरा में मिथेन भी सही है और फिर से एल्कीन ग्रुप डाल दिया, नहीं होगा। चौथा में सर अगर आप देखेंगे तो मिथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी।
तो आपके आज के इस सेशन में टोटल 21 सवाल थे, जिसको मेरे मित्र हम लोगों ने आसानी से कर लिया है, और मुझे उम्मीद है कि ऐसे सवाल अगर आपको दोबारा दे दिया जाए तो आप उसको आसानी से कर लेंगे। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, अगर आप में से कोई भी छात्र आगामी रेलवे भर्ती परीक्षा के लिए साइंस हमारे साथ जुड़ करके एकदम बेसिक से एडवांस तक कंप्लीट करना चाहते हैं, रिकॉर्डेड या लाइव मोड में, तो मेरे मित्र आप सभी का स्वागत रहेगा द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे एएलपी एंड टेक्नीशियन कॉम्बो बैच में। ध्यान में रखिएगा, ये जो बैच है अपना, ये बैच आपका पूरा का पूरा कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच है, और जो भी छात्र इस बार एएलपी एंड टेक्नीशियन के एग्जाम में बैठ रहे हैं मेरे मित्र, उस छात्र के लिए ये बैच रामबाण होगा। आप पहले से पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं उससे कोई मतलब नहीं है, अगर आप एक बार पूरा बेसिक से सारे कंटेंट को देख लेते हैं तो हमें नहीं लगता है कि आपको साइंस में कोई कंफ्यूजन रहेगा। तो अगर आप रिकॉर्डेड पढ़ना चाहते हैं हमारे साथ पूरे के पूरे सीबीटी 1 के सिलेबस को, तो आप हमारे साथ इस बैच में जुड़ सकते हैं। ध्यान में रखिएगा कि इस बैच में आपको बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग की भी क्लास करवाई जाएगी, और वो कब, जब सर आपका सीबीटी 1 आपका फाइनल हो जाएगा और आपको लगेगा कि सर सीबीटी 2 के लिए अब हमें तैयारी करनी चाहिए, तो आपके पास लेक्चर अवेलेबल रहेंगे, आपको किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है, आप अपना सीबीटी 2 की तैयारी कर सकते हो। तो साइंस और बेसिक साइंस दोनों का ये कॉम्बो है, और इसीलिए सर इसका नाम कॉम्बो बैच रखा गया है। आपको मन है कि सर हम एएलपी का तैयारी कर चुके हैं, हम आगामी भर्ती परीक्षा के लिए चाह रहे हैं सर लाइव पढ़ें, तो मेरे मित्र लाइव प्लस रिकॉर्डेड भी आपके लिए आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3, एसआई कांस्टेबल, ग्रुप डी, एनटीपीसी, जेई के लिए सर ये बैच अवेलेबल है, जिसमें आपको बेसिक से एडवांस तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों आपका कंप्लीट कराया जाएगा। और अगर आपको इस दोनों बैच से संबंधित किसी भी तरह की अन्य जानकारी चाहिए तो मेरे मित्र आप हमारे इस दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहरहाल उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।